क्लास 8 के मॉडल पेपर्स की एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आज मैं आपके सामने सोशल साइंस का पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो मॉडल पेपर्स हैं ये एससीईआरटी की तरफ से आए हैं और जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सिर्फ सजेस्टिव क्वेश्चंस हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो आपका जो क्लास 8 का सोशल साइंस पेपर है इसके भी 4 सेक्शंस हैं जो आपके बुक से ही लिए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। मैं आपके सामने एक एक करके ये सेक्शंस को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पेपर के 50 मार्क्स हैं। तो इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर देना है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। तो सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन रैंडमली ना करें। आप पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद जो इसके ऑप्शंस दिए गए होंगे 4 ऑप्शंस, उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इट वॉज द अपर कास्ट हु वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे। तो ये एक स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास में। तो आपको बताना है हु सेड इट, कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। 4 ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा HJ खांडेकर और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है HJ खांडेकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके एक मेंबर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इसीलिए इसका आंसर जो है HJ खांडेकर, पार्ट सी। तो दूसरा क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है, द सो कॉल्ड अनटचेबल्स, जिनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था या अछूत उर्दू में, प्रेफर्ड टू बी कॉल्ड दलित्स, वो दलित्स कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे। तो आपका क्वेश्चन है, द टर्म दलित मीन्स, ये जो टर्म दलित है इसकी मीनिंग क्या है। 4 ऑप्शंस है। पहला है लोअर कास्ट, निचली जात वाले लोग। दूसरा है इक्वल टू अपर कास्ट, वो लोग जो ऊंची जात वालों के बराबर होते हैं। तीसरा ब्रोकन फ्रॉम द सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी से अलग होते हैं। और चौथा नॉट लेसर देन अपर कास्ट, जो ऊंची जात वालों से कम या नीचे नहीं होते। तो दलित संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग है जो सोसाइटी से या जो टूटा हो। तो यहाँ पे हम ब्रोकन फ्रॉम द सोसाइटी, पार्ट सी इसका भी आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए 13 ईयर चाइल्ड, पहले आप समझिए 13 ईयर चाइल्ड मीन्स जो 14 साल से कम का है, इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स बनाता है, विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट 6 दिए हैं उनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है इस चीज से कि 13 साल का एक लड़का कहां पे काम करता है, किसी फैक्ट्री में। तो राइट टू इक्वालिटी, फिर है राइट टू लिबर्टी, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चौथा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका आंसर होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लेबर, चाइल्ड लेबर जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक केस है, एक आपको रेफरेंस दिया गया है केस का, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। जहां पर भी आप ऐसा स्टेटमेंट देखेंगे तो आप समझिए कि ये केस है, इस इंसान ने जो सुभाष कुमार है उसने किया है स्टेट ऑफ बिहार को, बिहार की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये रेफरेंस दी गई है 1991 में। तो आपको बताना, द सुप्रीम कोर्ट held that the right to life is a fundamental right। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि राइट टू लाइफ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड्स राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में है और इसमें शामिल है। इस केस के रेफरेंस में आपको बताना है पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, तीसरा क्लब्स एंड सिनेमा हॉल्स और चौथा क्लब्स एंड बार्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, जो राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया था इस केस में, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब 5वां क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन ये भी, व्हेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम। जब बर्थ रेट आपको समझ पता होगा क्या होता है, और डेथ रेट यानी पैदा होने की शरह और मरने की शरह पैदाइश और शरह अमवात वो बराबर हो तो क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस है, पॉपुलेशन इंक्रीज,
पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन स्टेज सेम, पॉपुलेशन बराबर रहेगा, पॉपुलेशन डिक्रीजेस, पॉपुलेशन कम होगा, या चौथा पॉपुलेशन में और मे नॉट चेंज, पॉपुलेशन में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कोई चेंज। तो इसका आंसर है पॉपुलेशन स्टेज सेम, क्योंकि जितने लोग मरे उतने ही पैदा हुए तो पॉपुलेशन बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यू हैपन टू विजिट डिस्ट्रिक्ट कठवा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट वुड यू एक्सपेक्ट देयर। तो आप अगर जम्मू कश्मीर के कठवा डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो आपको कौन सा हैंडीक्राफ्ट वहां देखने को मिलेगा। तो इसके 4 ऑप्शन है, बशोली पेंटिंग्स, पेपर माशी, थंका पेंटिंग्स और क्ले मॉडलिंग। तो इनमें से जो एक पार्ट ए है बशोली पेंटिंग्स, बशोली कठवा का एक टाउन है, तो इसका करेक्ट आंसर है बशोली पेंटिंग्स। बाकी जो चीजें जो ऑप्शंस हैं वो किसी और जगह पे पाई जाती हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टर्म थारा मुखुरतम मीन्स। इस टर्म का आपको मीनिंग बताना है। द गर्ल इज गिफ्टेड टू हर हस्बैंड, लड़की जो है अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट होती है। द वाइफ बिलोंग्स टू हर हस्बैंड्स प्लेस, जो बीवी है वो अपने हस्बैंड के घर का हिस्सा होती है। तीसरा, द वाइफ हैज टू बी अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, वाइफ जो है बीवी वो अपने हस्बैंड के हाथ में कठपुतली होती है। और चौथा, द गर्ल इज गिवन अवे टू सर्व एज अ स्लेव ऑफ द ब्राइड ग्रूम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है पार्ट 4, द गर्ल इज गिवन अवे टू सर्व एज स्लेव ऑफ द ब्राइड ग्रूम। इसका है मीनिंग स्लेव ऑफ द ब्राइड ग्रूम। तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर है, लोकसभा सिलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा में जो आपको पार्ट्स उसके पता हैं, उसमें एक पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। तो द एग्जीक्यूटिव फिर क्या करता है, इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, या चौथा, इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर ही इसी में है। एग्जीक्यूटिव मींस जो काम करने वाला, जो इम्प्लीमेंट कराए लॉज को। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है 2, 12, 233, 245। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझना है। यहां पे पहले मैच करना है, 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। आपको इनको करेक्टली मैच करना है। जब आप इनको मैच करेंगे तो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। तो आपको लिखा होगा कि 1 के साथ कौन सा आएगा, 2 के साथ कौन सा आएगा, इसी तरह फिर जो ऊपर आपने जब आप करेक्ट करेंगे तो नीचे वही वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मैच करना है और फिर देखना है इन 4 में से आपके करेक्ट के साथ कौन सा मैच होता है। पहला है म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, उसको हम म्यूटिनी कहते हैं। तो 1 के साथ बी आएगा। फिर है ताइपिंग रेबिलियन, ताइपिंग चाइना में है तो चाइना में ही देखेंगे। एन अपराइजिंग इन द साउदर्न चाइना, तो इसका पार्ट सी। फिर है माझा प्रवास। माझा प्रवास एक बुक है जो लिखी है, द बुक रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे। और रेगुलेशन, रेगुलेशन रूल को कहते हैं, अ रूल मेड एंड मेंटेन्ड बाय एन अथॉरिटी। तो इसका ऑप्शन होगा, पहले के साथ आएगा बी, दूसरे के साथ आएगा सी, तीसरे के साथ आएगा ए और चौथे के साथ आएगा डी। ऑप्शन बी, बी, सी, ए और डी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं वो है, पहला, लिस्ट inputs and outputs involved in any cottage industry in your locality or any mineral based industry of Jammu and Kashmir। तो इंडस्ट्री में 2 चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। आपको अपनी लोकेलिटी में कोई कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जहां पे लोग अपने घरों में काम करते हैं स्मॉल स्केल पे और वहीं पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आपको कोई सी भी जो आपके जो इसके बारे में आपको पता हो उसके इनपुट्स और आउटपुट्स लिखने हैं, या जम्मू और कश्मीर में जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसके इनपुट्स और आउटपुट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं इस क्वेश्चन में। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जो आपने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़े हैं
उसमें आपने पढ़ा होगा कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है। आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, दो डिफरेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेट अप इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द सजेशंस ऑफ वाल्टर लॉरेंस हेल्प इन एबॉलिशिंग मनी लेंडिंग सिस्टम। आपको बताना है कि वाल्टर लॉरेंस की सजेशन पर जो जम्मू एंड कश्मीर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए गए थे, उन्होंने कैसे लोगों को कर्जा लेने से निजात दिलाई। लोग उससे पहले कर्जा लेकर अपना काम करते थे, जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी इससे क्या हुआ, इससे क्या क्या फायदा हुआ और कैसे लोगों को मनी लेंडिंग जो है वो कम हुई इससे, वही आपको लिखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से कैसे हेल्प हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप, ये आपकी बुक में होगा तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है। फिर क्वेश्चन 14 है, इन योर ओपिनियन व्हाट डिड बी.आर. अंबेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आपको याद होगा कि बी.आर. अंबेडकर ने एक मूवमेंट चलाई थी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो आपने पहले मैंने आपको बताया था अनटचेबल्स या दलित्स के बारे में, उनको अलाउ नहीं था टेम्पल्स में जाना। तो उनके लिए बी.आर. अंबेडकर ने ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाई थी, इसका मकसद क्या था वो आपको लिखना है कि इससे बी.आर. अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट से। फिर एक क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंशन द इंपैक्ट ऑफ ट्यूलिप गार्डन ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फेमस है कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन, आप लोग भी गए होंगे। तो आपको बताना है कि ट्यूलिप गार्डन बनने के बाद, वो रिसेंटली बना है, उसके बाद कश्मीर का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिस पर कश्मीर की इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंपैक्ट हुआ है ट्यूलिप गार्डन के बनने के बाद। तो आपको वो अपने वर्ड्स में लिखना है। ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट अगर आपको लगता है तो पॉजिटिव, अगर नहीं लगता है तो आपको वो भी लिखना है टूरिज्म के हवाले से। फिर है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें से अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आपको कोई से भी 5 क्वेश्चंस कर। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि सपोज वाटर सप्लाई इन योर एरिया इज नॉट एडिक्वेट, कि आपके इलाके में पानी जो है, पीने वाला पानी, वो बराबर नहीं है, वो एडिक्वेट नहीं है। आपको क्या करना है, सजेस्ट 2 वेज हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। आपको 2 तरीके बताने हैं जिससे हम इस मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आपके इलाके में पानी की कमी है, आपको बताना है कि हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। एक आप ये लिख सकते हैं कि हम पानी को रीजनेबली यूज करें, सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और इसी तरह आपके जहन में जो आएगा आप अपने हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, suggest however growing young population of India can be converted into developed human resource। सबसे बड़ा रिसोर्स जो किसी कंट्री का होता है वो होता है वहां का ह्यूमन रिसोर्स। और ये भी एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि कुछ साल के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो यंग पीपल की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा इंडिया में होगी। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इस यंग पॉपुलेशन को कैसे हम एज ए ह्यूमन रिसोर्स आपको पता है जिससे हम कोई फायदा उठाते हैं, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स यंग पॉपुलेशन को आपको सजेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर आप पार्लियामेंट मेंबर हैं, एमपी हैं, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो पहला घंटा होता है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। वहां पे आपको सवाल पूछने हैं, तो आप अपने हिसाब से कौन से 3 सवाल पूछना चाहेंगे अगर आप पार्लियामेंट मेंबर बनते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो लोग जिनके लिए हम वोट देते हैं, जिनको हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज या पार्लियामेंट का मेंबर बनाते हैं, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं लेकिन उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, वो एक दायरे में काम करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, अगर उनके पावर्स कंट्रोल्ड नहीं होंगे तो क्या हो सकता, तो वो अपने पावर्स का गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं अगर उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो आपको ये
क्वेश्चन लिखना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाहीज हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। ये 1857 का जो म्यूटिनी जो हुई थी 1857 में, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो सिपाही थे, हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेजों की फौज में काम करते थे, उनको जब अंग्रेजों ने नए कार्ट्रिजेस दिए, कारतूस दिए उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको इस्तेमाल करने में उनको क्या प्रॉब्लम्स थी। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूं कि उस पर जो कार्ट्रिजेस पर चमड़ा लगा था, उसमें ये बताया गया था कि ये चमड़ा या तो पिग या फिर काऊ के जो उसका जो चमड़ा है उससे बना है। पिग्स का जो है वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं था, मुसलमान सिपाहियों ने उस पर एतराज किया। और जो काऊ वो होली एनिमल है हिंदुओं के लिए, तो उन्होंने जो हिंदू सिपाही थे उन्होंने इस वजह से इस पर ऑब्जेक्शंस की। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर डिटेल में लिखना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 21, What did डॉक्टर अंबेडकर मीन व्हेन ही सेड। आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास में कि ये स्टेटमेंट डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दिया है, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। उन्होंने कहा था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कि सियासत में हमें इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वालिटी नहीं होगी, इनइक्वालिटी होगी। तो इससे उनका क्या मतलब था, इस बात को एक्सप्लेन करना है आपको। ये जो क्वेश्चंस थे सेक्शन सी में, आपको सिर्फ 5 के आंसर्स देने हैं। फिर हम बढ़ते हैं इस पेपर के लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में क्वेश्चंस जो हैं वो ओपन चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसमें अगर आपको एक वाला नहीं आता तो और वाला पार्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और अ टर्शियरी एक्टिविटी, जस्टिफाई योर रेस्पॉन्स विद रीजंस। आपको बताना है कि हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है क्या वो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है या टर्शियरी एक्टिविटी है। आपको पता है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहां पर जो हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, तो आपको बताना है क्यों है। आपको अगर आपने लिखा कि प्राइमरी एक्टिविटी है तो जस्टिफाई करना है, जो आपका तीनों में से ऑप्शन होगा उसको आपको जस्टिफाई करना है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके लिए और है, एक चॉइस है कि आपको एक मैप दिया गया है, वर्ल्ड मैप है, तो आपको आउटलाइन ऑन द फॉलोइंग आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड शेड द एरेबल लैंड। एरेबल लैंड होता है जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो लैंड जहां पर जमींदारी हो सकती है, जहां पे काश्तकारी हो सकती है। तो आपको ये हर कॉन्टिनेंट, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनमें से एक पार्ट जहां पर एग्रीकल्चर होता है उसको मार्क करना है इस मैप को देख के। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपके पास चॉइस है, आपको दोनों में से एक ऑप्शन करना है। हाउ वाज पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स। तो आपको पता होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था जो 1885 में बना, उसमें 2 ग्रुप्स थे, एक को रेडिकल्स कहा जाता था और दूसरे ग्रुप को मॉडरेट्स। तो इन दोनों के सोच में फर्क, मॉडरेट्स एक लाइन पे सोचते थे, वो गांधी जी के उसूलों पे चलते थे, दूसरा जो थोड़ा रेडिकल सोच रखते थे। आपको बताना है कि क्या फर्क था दोनों में, रेडिकल्स और मॉडरेट्स में, जो कांग्रेस के 2 ग्रुप्स थे। या अगर आपको ये नहीं आता तो इसके लिए ऑप्शन है, What was the impact of civil disobedience movement on the princely state of जम्मू एंड कश्मीर। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने दी, उसका इम्पैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, तो आपको उसका आंसर लिखना है। ये आपकी बुक से ये क्वेश्चन है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके जो पार्ट्स हैं ए, बी और अगर आपको वो नहीं आते तो दूसरे 2 पार्ट्स हैं, आपको सिर्फ 2 करने, पहले 2 या लास्ट 2 जो आपको आते हैं। पहला है, लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स आवर क्रिमिनल लॉ गारंटीज टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। तो आपको बताना है वो फंडामेंटल राइट जिसको पुलिस ने या किसी ने अरेस्ट कर लिया हो, उसके को कौन सा लॉ गारंटी देता है, कौन सा फंडामेंटल राइट उसको गारंटी देता है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। फिर है इसका बी पार्ट, गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड जॉब्स टू आदिवासीज। आदिवासीज के लिए जो रिजर्वेशन है, आपको उसके नुकसानात अगर हैं आपकी नजर में तो वो बताने हैं। आपको 2 देने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स
कि अगर आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन सही है या नहीं, अगर सही नहीं है तो आपको उसके अगेंस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। फिर है, अगर आपको ये वाले 2 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो और है, इसका एक और पार्ट है, लिस्ट 3 डी के बासु गाइडलाइंस। डी के बासु जो आपकी बुक में लिखे होंगे, 3 गाइडलाइंस जो उन्होंने दिए हैं वो आपको लिखने हैं। फिर इसका पार्ट बी, गिव 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकम इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। आज की सोसाइटी में आदिवासीज मार्जिनलाइज क्यों हो रहे हैं, वो अलग क्यों हो रहे हैं, उसके 2 रीजंस आपको देने हैं। इसके 2 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपका जो सोशल साइंस का पेपर है वो कंप्लीट होता है। 50 मार्क्स का पेपर है। तो अगर आप चाहें तो इसी पेपर को जहन में रखते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपसे वहां पूछे जाएं, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे लेकिन पैटर्न यही होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको पेपर समझने में मदद मिलेगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।